नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और बेहतरीन सेशन आप सभी के सामने चलाया जा रहा है। जो सेशन है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन है और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। बस आप सभी को अच्छे से व्याख्या को, उसके एक्सप्लेनेशन को समझना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। पहली क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने होगा। बात करें आप सभी के लिए हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लासेस है वह चल रही हैं, बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है हिंदी की, नितिन सर की। और आप अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है और बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? करा कि अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है क्या? अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या पैरों से सिर की ओर होता है, या हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है? तो ये बताएंगे बच्चों का विकास क्रम कैसा होता है। बच्चों का विकास क्रम कैसा होता है? आप जानते हैं मूर्त से अमूर्त होता, ना कि अमूर्त से मूर्त होता, इसलिए यह सेंटेंस गलत ही लिखा गया है। बात करें सामान्य से विशिष्ट होता है, और विकास का जो एक सिद्धांत है वह सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कहता है, मतलब सरल से जटिल की बात करता है। राइट आंसर होगा आपका बी आंसर। आप जानते हैं पैरों से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे हम जानते हैं सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे हम जानते हैं शीर्षगामी। सिर से पैर की तरफ जानते हैं और जिसका नाम है शीर्षगामी के नाम से भी बोला जाता है। अगले नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन पार्ट की। डी ऑप्शंस में करा हाथ पैरों से केंद्र की तरफ, गलत लिखा गया है। केंद्र से क्या होगा? केंद्र से हाथ पैरों की तरफ, केंद्र से हाथ पैरों की तरफ, जिसे हम जानते हैं अधोगामी। पैरों की तरफ जिसे जानते हैं दोस्त, उसे क्या जानते हैं? उसे जानते हैं अधोगामी के नाम से जानते हैं, अधोगामी के नाम से जानते हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से सीखते हुए समझते हुए चले, हर लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अभिकथन। कथन कह रहा है कि वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से है, कथनकार कह रहा है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं। उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से है। मतलब कहते हैं कि जो अधिक आय वाला बच्चा है वह निम्न आय वाले बच्चे से अधिक अच्छा जीवन अपना बिताता है। करा बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, करा तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प चुने। करा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता ए की, या फिर करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, फिर करा ए सही है लेकिन आर गलत है, करा ए और आर दोनों गलत है। जी क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बताएं क्या हो सकता है। आप बताएं क्या इसमें से राइट हो सकता है। तो आप जानते हो वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, जिनके पास पैसा है, जिस फैमिली के पास पैसा है, और जिस फैमिली के पास पैसा नहीं, निम्न आय वाले बच्चे हैं, उनका जीवन कुछ अलग तरीके से बिताते ही हैं। या तो सही है, बचपन की संकल्पना जो है सार्वभौमिक नहीं है, बचपन की जो संकल्पना है सार्वभौमिक नहीं होता है। या तो सही है, कहा कि तथा बचपन में बहुत विविधता है, अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग बच्चे जैसे जैसे आय वाले होंगे अलग अलग तरीके से रहते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो ऐसा भी बात सही है, आपका तर्क सही है और आपका कथन भी सही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? 2 नंबर के लिए, सेकंड नंबर के लिए जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। करा वह बच्चा जो पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? करा शीर्षगामी को, या फिर करा समीप दूरोभिमुखी का, या सामधान का, या संरक्षण का। सामधान और संरक्षण की बात करें तो इनका शब्द है पियाजे का। तो पियाजे से हमें लेना देना नहीं है, पियाजे से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बात किया जाए, आपसे कह रहा है कि आप विकास के सिद्धांत की फॉलो करा। विकास के सिद्धांत है जो डेवलपमेंट की थ्योरी प्रिंसिपल्स है उससे संबंधित है। तो आप बताएं क्या हो सकता है। आप जानते हैं जब बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी वस्तु, मतलब बच्चा पहले इस भाग का, जैसे वस्तु हाथ को पकड़ रहा है, पहले बॉल को पकड़ रहा है, ऐसे बॉल को पकड़ रहा है, फिर क्या कर रहा है? चिमटी से पकड़ने का क्या करता है? इस्तेमाल। मटर के जो
उसके बाद चिमटी पकड़ कर इस्तेमाल कर एक मटर उठाना सीखता, मतलब चिमटी से पकड़ाएगा, पकड़ के मटर के दाने को उठाएगा, पहले बॉल को पकड़ा पूरे हाथ का लगा रहा है, फिर आपके उंगलियों का विकास कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, समीप दूरोभिमुखी, और समीप दूरोभिमुखी का बात करता है, अधोगामी का ही नाम है। राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन राइट होगा, शीर्षगामी नहीं, बी ऑप्शन होगा, जिसे हम जानते हैं अधोगामी, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, जिसे केंद्र से बाहर, मतलब केंद्र क्या होगा, हथेली होगी, उंगलियां उसकी बाहर होगी, तो इसलिए शीर्ष समीपस्थ दूरमुखी कहलाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए फोर्थ नंबर के लिए बताएंगे, कथन पहले बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। ए और आर दोनों सही हैं, या फिर सही व्याख्या, ए आर सही व्याख्या करता एक ही, फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं, एक ही, आर सही व्याख्या नहीं है एक ही, ए और आर दोनों गलत है। जी बताएं इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जितना आप एक्सप्लेनेशन अभी तक आपने सीखा होगा, जितना मैंने आपको बताया, उसी का एक तरीके से निचोड़ है। बच्चे अपने समाज के बारे में, अपने सोशल, अपना जो जहां जिस माहौल में रह रहे हैं, समाज जो उनका, उसके कारण उनके बारे में सिर्फ जो जानकारी है, कौशल है, मूल्य है, उनके बात करें उनकी रीतियां हैं, वो सभी केवल सिर्फ अभिभावकों के द्वारा सीखते नहीं भैया, सिर्फ अभिभावक ही उनको नहीं सिखाता है, उनके बहुत से सारे साधन हैं जिससे बच्चा सीख सकता है। जैसे औपचारिक और अनौपचारिक साधन बहुत हैं, जैसे बच्चे का विद्यालय हो गया, उससे सीखता है बच्चा, पास पड़ोस से सीखता है बच्चा मीडिया के द्वारा सीखता है, टीवी के द्वारा सीखता है बच्चा, यूट्यूब के द्वारा सीखता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा सीख सकता है। इन सारी जानकारियों, कौशल और मूल्यों को सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभिभावक ही उसे सिखाते हैं, इसलिए यह बात तो गलत हो जाएगी। तर्क करा बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। आप जानते हैं सरल प्रक्रिया नहीं, जटिल प्रक्रिया है। राइट आंसर न तर्क सही है न कथन सही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट होगा। बात करें ए और आर दोनों क्या दोस्त, वह दोनों गलत के गलत हैं। आपका राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन, फोर्थ का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ नंबर के लिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पढ़ेंगे, बताएंगे। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जिस वस्तु के सामने उनको हमेशा दिखाई देता है, मतलब वस्तु ओझल ना हो, वस्तु निरंतरता, वस्तु की निरंतरता बनी रहे, वस्तु की निरंतरता बनी रहे, जिसे हम जानते हैं वस्तु की निरंतरता। समझ, वस्तु स्थायी की समझ बना लेते हैं, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, चेंजेबल हैं, और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी चालक या पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त। ध्यान दें संवेदी का कितना होता है, 0 से 2 होता है, और पूर्व की बात करें तो 2 से 7 होता है एज, और फिर बात किया जाए मूर्त की बात करें तो 7 से 11 होता है, और बात किया जाए अमूर्त की बात करें तो 11 से 15 होता है। तो दोस्त आपसे क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है कि वस्तु स्थायित्व, और इस वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, वह संवेदी चालक की अवस्था का गुण है। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है, और प्रीवियस ईयर की बात करें लगातार कई बार आप सभी के पेपर में पूछे गए हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता, तो आप बताएंगे संवेदी चालक अवस्था में, सेंसरी जो मोटर स्टेज है उसमें पाया जाता। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर के लिए क्वेश्चंस पढ़ें और दोस्त बताने का प्रयास करें क्या राइट होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए। मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्र का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके उपलाना चाहिए। दोस्त आप देख रहे हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चा है। तो आप जानते हैं 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चा सिर्फ अमूर्त चीजों से होता हुआ कुछ कर पाएगा, अदरवाइज और चीजें नहीं कर सकता है। कह कि मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना, यही राइट आंसर होगा। और फिर बी ऑप्शन में बात करें तो कह कि बहुत जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्र का प्रयोग करेंगे तो एक तरीके से वह बच्चा इमेजिन नहीं कर पाएगा। और ऐसा गुण किस में आएगा, ऐसा गुण आप में आएगा 11 से 15 साल की एज में, जिसे हम जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन आपसे 2 से 7 वाले पूछ रहा है तो 2 से 7 संबंधित वाले ऑप्शंस को चूज करना, समझना क्या राइट हो सकता है। बात करेंगे हम
अमूर्त समस्या में काम करना तो दोस्त आप जानते हैं चौथी अवस्था में आएगा, जिसे हम जानते हैं 11 से 15 वाले में आना होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। परिकल्पनात्मक की बात करा तो परिकल्पनात्मक भी 11 से 15 साल की एज में बच्चे में डेवलप होता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, करा कि निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। कर पाढ़ का सही उदाहरण क्या होता है। कर सवालों का जवाब बताना, कर संकेत में इशारे देना या भौतिक पुरस्कार देना, कर उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। पाढ़ की बात करेंगे, कर पाढ़ का मतलब होता है क्या, पाढ़ के मतलब होता है, यह किसका शब्द है दोस्त, यह दोस्त है वाइगोत्स्की का। किसका है, वाइगोत्स्की का है। अब बात करें वाइगोत्स्की की बात करें तो उनका जो सिद्धांत कहलाता है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहलाता है। बात किया जाए जो पाढ़ होता है उसे हम जानते हैं स्कैनफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, संकेत या इशारा देना या कहलाता है आपका पाढ़। पाढ़ में क्या होता है, बच्चों को शुरुआत में सहायता दी जाती है और बच्चा उस कार्य को कर ले जाता है। तो इस पाढ़ का सही जो एग्जाम्पल है, सही उदाहरण क्या होगा, संकेत या इशारा देना। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर के लिए और बताएंगे क्या होगा। ले वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, कर कि सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। ध्यान देंगे क्या राइट होगा, वाइगोत्स्की का दोस्त मानना क्या था, सीखना केवल ज्ञान का शोषण करता, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानना था। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है, क्या ऐसा भी कुछ नहीं था। इनाम उनाम उनके लिए नहीं था, उनके लिए नहीं, व्यवहारवाद के लिए था। व्यवहारवादियों के लिए इनाम की बात करते थे, इसलिए वाइगोत्स्की संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है ना, इसलिए ए होगा ना बी होगा। करा कि आपसे फिर भी बात करा डी ऑप्शंस में, सी ऑप्शंस में क्या कर रहा है, करा कि इस ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से भैया पोषित करते हैं। तो आप जानते हैं ज्ञान को सक्रिय तरीके से पोषित करते हैं, किसके सक्रिय, किसके तरीके से, सक्रिय तरीके से क्या करते हैं, सक्रिय तरीके से पोषित करते हैं, ना कि निष्क्रिय तरीके से। इसलिए या ऑप्शंस भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। और डी ऑप्शंस में क्या करा, ज्ञान का शास्त्र निर्माण उन क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों को मदद करने में है। इसलिए ले वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वह कहते हैं बच्चा किससे सीखता, समाज से अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन कर ले जाता है। ज्ञान का क्या करता है, सृजन करता है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा जी। 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। 9th नंबर का, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति या तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। करे कि आज्ञा पालन और दंड विन्यास, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिन्यास, या अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था बनाए रखना, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। जी बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे क्या हो सकता है, बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। आप 9th नंबर के लिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और लॉरेंस कोहलबर्ग आप जानते हैं इनके पेपर में इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपसे पेपर बहुत सारे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। करा कि आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं आप सभी के पेपर में। ध्यान देंगे करा कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति या तर्क करते हैं कि मानवाधिकार और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानूनों के खिलाफ हो। तो आप जानते हैं किसके खिलाफ होगा, वह ध्यान दें लॉरेंस कोहलबर्ग का आप जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहलाता है। बात सही है, हम जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत उनका कहलाता है। फिर कह रहा है क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है दोस्त कह रहा कि आज्ञा और दंड की पालन, इसमें क्या होगा, दंड और आज्ञा मिलता तो बात बनती। इसलिए या तो पहले का पहला है स्टेज इसमें से हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें न्याय से मतलब जो न्याय नैतिकता की बात की जा रही, नैतिकता क्या है, नैतिकता समाज से उठकर की जा रही है, नैतिकता समाज से ऊपर हो रहा है, नैतिकता समाज से ऊपर उठ के कार्य हो रहा है। इसका मतलब है कि नैतिकता भरी बातें नहीं हो रही है। बात करें नैतिकता, न नैतिकता पर चला जा रहा है, न नैतिकता के नीचे है, न नैतिकता बाहर से आ रही है, न नैतिकता किसी रूढ़िवादी बातें हो रही हैं। इसमें रूढ़िवादी बातों से ऊपर उठ के कार्य हो रहा है। कारण कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का होना,
एकदम नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई इसमें कोई अच्छा लड़का दिखाने का कोई प्रयास ही नहीं है। कर अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, तो आपका क्या होगा, क्या न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो आप जानते हैं इसमें से क्या होगा, वह राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह डी ऑप्शन क्या होगा, वह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप जानते हैं, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, करा कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। करा एक सरल प्रक्रिया है, करा एक सामाजिक प्रक्रिया है, करा केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, अगर परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक होता है। करा एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। अब बताएंगे अधिगम इसमें कैसा होता है, बताएंगे कैसा होता है प्रगतिशील क्लासरूम में, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अधिगम कैसा होता है। आप जानते हैं कैसा होता है, एक सरल प्रक्रिया, क्या लर्निंग एक सरल प्रक्रिया नहीं, जटिल प्रक्रिया गलत है। एक सामाजिक प्रक्रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बी ऑप्शन राइट होगा। केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। करेक्ट, सिर्फ जो हम लर्निंग कर सकते हैं, जो लर्निंग सिर्फ औपचारिक तरीके से हो सकती है क्या, और औपचारिक तरीके से भी हो सकती है क्या। हम लर्निंग सिर्फ विद्यालय में जाएंगे तो ही लर्निंग कर सकते हैं क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। औपचारिक तरीके से भी लर्निंग हो सकता है, क्या हो सकता है, औपचारिक अधिगम भी हो सकता है, और बात करें अनौपचारिक अधिगम भी हो सकता है। औपचारिक अधिगम और अनौपचारिक अधिगम दोनों तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ कह रहा है कि औपचारिक इसलिए नहीं होगा, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक होकर के, सिर्फ कह रहा परीक्षाओं पर आधारित होकर के, सिर्फ ऐसा हो परीक्षा पर आधारित हो तब अधिगम हो सकता है क्या, नहीं। तो इसलिए ना डी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा, और राइट आंसर क्या होगा, वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को सीखें और समझें, जितना अच्छा हो सके आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो बेहतर होगा और बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है। चलिए 11 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, आप जानते हैं इंटेलिजेंस चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुबुद्धि का सिद्धांत है, उससे संबंधित है, और आप बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। बुद्धिमत्ता को पोषित और विकसित नहीं किया जा सकता है। हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ आप बताएं। हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो आप जानते हैं उन्होंने कितना प्रकार की बुद्धियों की बात की, 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। और आप जानते हैं उन्होंने कहा कि व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। क्योंकि बात इसलिए क्योंकि इस वजह से पाई जाती है क्योंकि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति हर प्रकार की बुद्धियों को पोषित नहीं किया जा सकता है, हर व्यक्तियों को बढ़ाया नहीं जा सकता, हर प्रकार की बुद्धियों को बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वैसा एनवायरमेंट, वैसा बच्चे का माहौल नहीं मिलता, इसलिए वह हर बुद्धि का डेवलप नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी खास बुद्धि की व्यक्ति में वह डेवलप हो सकती है, और जिससे बच्चा जिससे व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा ले जाता है। तो कह रहा कि बुद्धिमत्ता को पोषित और विकसित नहीं किया जा सकता। भैया पोषित और विकसित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती हैं, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की क्या होती है, बुद्धिमत्ताएं पाई जाती है। और आप जानते हैं इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन होगा। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का एक सफल पैमाना है, कि मतलब कह रहा कि आपका अगर आप उपलब्धि पा लिए, आप सफल हो गए, तो इसका मतलब है आप में क्या बुद्धि ज्यादा थी क्या, ऐसा कुछ है नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सफल हो तो बुद्धि ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट डी ऑप्शन, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होता है। करेक्ट, जो निम्न वर्गीय व्यक्ति हैं, जो छोटे जातियों के व्यक्ति हैं, उनसे बड़े जातियों की व्यक्ति में ज्यादा बुद्धिमत्ताएं होती है और ज्यादा कुछ अलग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा रहा है, ऐसा कुछ कहने का प्रयास हार्वर्ड गार्डनर ने कहा ही नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस का 12 नंबर के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा का निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तरह की जो एनईपी 2020 है,
करा कि प्राइमरी लेवल पर किस प्रकार से हम भाषा को, किस भाषा के आधार पर, किस लैंग्वेज के आधार पर बच्चों को पढ़ाएं, या हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत या मातृभाषा। तो आप जानते हैं जो प्राथमिक लेवल की बात करता है वह कहता है यानी कि या घर की भाषा हो या मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा हो, या फिर बात करें क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, स्थानीय भाषा या फिर बात करें क्षेत्रीय भाषा के आधार पर क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को जब इस भाषा के रूप में पढ़ाएंगे तो बच्चा अपने आप को सोचेगा कि अपनत्व का गुण होगा, लगेगा कि हाँ अपने क्लासरूम में जब बैठे तो घर के माहौल में बैठे हैं, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा, जो आप बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर के लिए। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अध्ययनकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? करा कि व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, करा सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, करा शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष, या करा पाठ पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। करा बैठने की व्यवस्था लचीलीपन हो और अध्ययनकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस प्रकार का होगा, वह कैसा क्लासरूम होगा? अब बताएंगे 13 नंबर के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे दोस्त क्या हो सकता है। तो अब जानते हैं व्यवहारवादियों का कक्षा कक्ष ऐसा नहीं है, और कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष, तो शिक्षक जैसा चाहेगा वैसा क्लास हो रहा क्या? अगर शिक्षक केंद्रित होता तो यहां पर लचीलापन नहीं होता है, यहां पर क्या होता? मानकीकृत होता। क्या होता दोस्त? वह मानकीकृत होता। क्या होता? मानकीकृत होता। जब शिक्षक पर होता तो मानकीकृत होता, लेकिन जब लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका मतलब बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, और बाल केंद्रित शिक्षा में ही चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। तो बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड जो लर्निंग है उस पर बात कर रहा है। अध्ययनकर्ताओं का समूह में कार्य करना वह क्या कहलाता है? कक्षा कक्ष की विशेषता है वह सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की बात करता है। पाठ पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष ऐसा कुछ नहीं, ना डी होगा ना सी होगा, ऐसा कहता है बी ऑप्शन राइट। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझिए मानकीकृत गलत है, और मानकीकृत की बात जब करेगा तो आप समझिए शिक्षक केंद्रित होगा, ना कि बाल केंद्रित होगा, क्योंकि शिक्षक एक मानक पर तय करने की कोशिश करेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगा। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए मदद करेगा। कर मानकीकृत व एक समान, कर पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित होना, कर पूरी तरीके से पाठ पुस्तकों पर केंद्रित होना, कर संलग्न और संदर्भित होना। कर किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, किस प्रकार का जो पेडागोजी है वह एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है। तो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब आप बात कर रहा है तो ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो कह रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो आप किसी बच्चे से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का एनवायरनमेंट अलग अलग है, हर बच्चे का जीन्स अलग है। जब ध्यान दें, जो बच्चा जुड़वा बच्चा होता है जब वह सेम नहीं हो सकता, सेम तरीके से बिहेव नहीं कर सकता है, तो क्या अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग जीन्स के द्वारा जो प्राप्त बच्चे हैं, क्या उसमें समानता हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए हमको तुलना करते हुए ऑप्शंस को निगेटिव करना है, और जो पॉजिटिव होगा, जो इसमें तुलना नहीं करेगा, ऐसा ऑप्शंस हम ढूंढ लेंगे। करा कि मानकीकृत और एक समान, तो एक समान कैसे हो सकता है भैया? जब व्यक्ति भिन्नता है तो गलत। कर पूरी तरीके से परीक्षाओं पर केंद्रित होंगे तो एक स्टैंडर्ड पर पेपर होगा, तो ऐसा नहीं। करा पूरी तरीके से पाठ पुस्तकों पर केंद्रित, तो ऐसा भी नहीं होगा। करा संलग्न और संदर्भित होना चाहिए, भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए मदद करेगा। राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर के लिए जी बताएंगे क्या राइट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कर रटने की क्षमता का परीक्षण क्या, कि आप कितना रट पाते हैं, कितना आप में कैपेसिटी है रटने की, इसका टेस्ट होगा क्या? नहीं। करा पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, कह रहा है कि याद कितना आप कर पाते हैं, कितना पुनरुत्पादन कर सकते हैं, ऐसी क्षमता का नापेंगे क्या? इसका मेजरमेंट करेंगे क्या? इसकी कैपेसिटी का? ऐसा कुछ नहीं। कह रहा है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? व्हाट सी ऑप्शन। कह पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बनाना। अब जानते तुलना तो वैसे भी गलत है, आप किसी बच्चे की तुलना नहीं
कर सकते हैं। अगर तुलना करता हुआ ऑप्शन है इसका मतलब निगेटिव ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, वो 15 का आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगले क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप बात करेंगे 16 नंबर के लिए, बात करेंगे 16। ध्यान दें, आधुनिक इतिहास की क्लासेस आप सभी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। और 1 साल की वैधता के साथ 125 घंटे की क्लास आपको अवेलेबल की जाएगी। और किसके द्वारा, नितिन सर के द्वारा। तो आप सभी परचेज कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 16 नंबर के लिए। जरा समावेशन का क्या अर्थ है, करा कि समावेशन का अर्थ क्या होता है। करा सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान में निरपेक्ष होकर अपनाना, कर अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, कर भेदभाव को बढ़ावा देकर देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, कर भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर देना। तो आप समावेशन से क्या समझते हैं, ऐसा आप बता सकते हैं क्या, क्या समझते हैं। इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं, इंक्लूजन मीन्स क्या समझते हैं, व्हाट इज इंक्लूसिव। तो आप बताएंगे क्या होता है इंक्लूसिव, क्या होता है, बताएंगे क्या हो सकता है। तो आप बताएंगे क्या राइट होगा, बताएंगे जी, इसमें से बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, जब समावेशन का मतलब समझिए, आपको सभी, कोई भी बच्चा हो, चाहे वह सामान्य बच्चा हो या चाहे वह विशिष्ट बच्चा हो, चाहे वह सामान्य में बात करें, सामान्य तो आप जानते हैं, विशिष्ट की जब आप बात करते हैं तो उसमें विशिष्ट के अंतर्गत उसमें पिछड़ा बालक, उसमें प्रतिभाशाली बालक, उसमें मूढ़ बालक, उसमें सक्रिय बालक, उसमें बात करें चोरी करने वाला बालक, उसमें बात किया जाए उसमें अलग अलग बच्चे होंगे। जैसे बात की जाए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक, तो अलग अलग तरीके से बच्चा होगा, अलग अलग तरीके का बिहेव करेगा। और ऐसे बालक की समावेशन का तात्पर्य है सभी विद्यार्थियों को उनके सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के, मतलब उनका सामाजिक स्तर क्या है उसको हम नजरअंदाज करेंगे, निरपेक्ष होकर क्या करेंगे, अपना लेंगे। और राइट आंसर क्या होगा, किसी बच्चे का हम पृष्ठभूमि नहीं देखेंगे, किसी बच्चे का दिव्यांगता नहीं देखेंगे, किसी बच्चे का हम क्या, बच्चा वह श्रवण बाधित है या बच्चा वह दृष्टि बाधित है, तो हम ऐसा कुछ ना देखते हुए सभी बच्चों को इंक्लूड कर लेंगे, सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन से जोड़ लेंगे। वही कहलाता है समावेशन और उसी को हम जानते हैं समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा कहता है कि सभी बच्चों को जोड़ करके रखते हुए जो शिक्षा हम प्रोवाइड करेंगे, जो शिक्षा देंगे, वही समावेशी शिक्षा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन होगा। करा इसमें ध्यान दें, बी ऑप्शन करा अलगाव पैदा करना। अरे भाई, जब अलगाव पैदा कर देंगे तो इंक्लूसिव का मतलब क्या रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा, जुड़ाव का। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका बी ऑप्शन होगा नहीं। करा भेदभाव को बढ़ावा देना, जब आप भेदभाव को ही बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर जोड़ कहां रहे हैं, कहां समावेशित कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं। समझ तो आप आ ही रहे होंगे। करा मतभेदों में सहिष्णुताओं का, असहिष्णुता का रखना, मतभेदों में रखेंगे क्या, मतभेदों को भी आप ऐसा करेंगे तो फिर कहां से समावेशन हो सकता है। सभी को हमको जोड़ना है, सभी को अलग नहीं करना है। तो कह रहा कि भागीदारी और जुड़ाव का असमान अवसर, भैया यह समान अवसर होता तो हमारी बात बन जाती, लेकिन लिख दिया दोस्त, वह लिख दिया असमान अवसर। इसलिए 16 का जो राइट आंसर होगा, 16 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 17 नंबर के लिए और बताएं क्या राइट होगा। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसका मतलब आपसे निगेटिव ऑप्शन पूछ रहा है, क्या इसमें से निगेटिव हो सकता है। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दे। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, या फिर क्लास में या कक्षा में या सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। किससे हमें बचना चाहिए, आप बताइए किससे हमें बचना चाहिए। बचने का मतलब आप समझिए कि कौन सा इसमें से निगेटिव ऑप्शन है, कौन सा इसमें से निगेटिव ऑप्शन से। करा हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें, हर बच्चे को समझे कि बच्चा किस पृष्ठभूमि का है, कैसा है, सामाजिक आर्थिक रूप से बात करें
वह कैसा करना, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप शिक्षक हैं तो अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ा हुआ बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, हर बच्चे को पहचानेंगे कि किस पृष्ठभूमि का, और उसको सम्मान देते हुए उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। बात तो सही है आपका। अगर प्रभुत्वशाली समूह अनुभवों को प्राथमिकता देंगे क्या, अगर जो प्रभुत्वशाली समूह है उनके अनुभवों को प्राथमिकता नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। कोई प्रभुत्वशाली समूह है उसको आप प्राथमिकता देंगे तो फिर कहां से आप बच्चे को जोड़ रहे हैं। आप किसी एक व्यक्ति को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शिक्षक को ऐसा करना नहीं है। आपके लिए जो गलत है बी ऑप्शन, इसीलिए क्या होगा, गलत सेंटेंस है, और गलत सेंटेंस होने की वजह से क्या होगा, राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। कर शिक्षण की सामग्रियों में विविधता शामिल करें। शिक्षण की जो सामग्री है उसमें जब तक विविधता नहीं रहेगी तो बच्चा सीख नहीं, हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख सकता है। हर बच्चा एक ही तरीके से कैसे सीख पाएगा, जब उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, बच्चे में जो इंटेलिजेंस है, जो उनमें बुद्धियां हैं वो अलग अलग प्रकार से हैं, अलग अलग तरीके से हैं। किसी में कम बुद्धि है, किसी में ज्यादा है, किसी में कुछ अलग तरीके से सोचने की क्षमता है, अलग करने की क्षमता है, कुछ अलग कर सकता है बच्चा। तो हर बच्चा एक तरीके से है ही नहीं, तो इसका मतलब है हम विविधता को शामिल करेंगे और इंक्लूड करेंगे, तो बात सही है। अगर क्लास में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें तो एक भी बात सही, अभ्यास करेंगे, और राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन, क्योंकि यही निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस या प्रभुत्वशाली समूह, इसी वजह से क्या हो गया, गलत, और गलत ही राइट आपसे पूछ रहा था क्योंकि बचना चाहिए। इसका मतलब कोई निगेटिव सेंटेंस था जो आपसे पूछ रहा था कौन सा निगेटिव होगा, तो निगेटिव ही क्या हो जाएगी, आपके राइट आंसर हो जाएगा। कर डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी कठिनाई से जुड़ा हुआ है। कर डिसलेक्सिया किसकी कठिनाई से जुड़ा हुआ, कर पढ़ने से, या फिर कर गायन से, या सोच से, या चलने से। अब जानते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन दोष होता है, पठन विकार होता है, और पठन विकार को हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। तो आपका क्या होगा, पढ़ना, इसमें से राइट होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। करा कि कौन सा ऐसा अभ्यास है जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, जिसमें से लर्निंग डिसेबिलिटी है, और करा वैसे विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे, समावेशित करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रभावी होगा। जब आप समावेशित कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, कौन सा इफेक्टिव होने वाला है। करा अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति दे, केवल कोई एक निश्चित विधा को अनुमति देंगे क्या, नहीं कर सकते। कर विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, कर बहुत लंबे और बारंबारता दत्त कार्य दें, कर सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्राप्त करें। तो आपका क्या हो सकता है, कर कौन सा इसमें से प्रभावी होगा, जी बताएंगे दोस्त, इसमें से क्या प्रभावी हो सकता है आप जानते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। करा कि केवल निश्चित विधा को अनुमति दें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कर विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, कर विफलता अगर हो रही है, अगर विफलता का आरोपण का मतलब है कि एक तरीके से उस पर स्थानांतरित करना, अगर बच्चा विफल हो रहा है उसको ट्रांसफर करना, इसका मतलब करा कि विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, करा कि कैपेसिटी को माने कि बच्चे के पास क्षमता ही नहीं है। अगर बच्चा विफल हो गया तो इसका मतलब है उसमें क्षमता नहीं है, ऐसा कह रहा है क्या। तो आप समझिए, अगर आप विफल हैं, विफल हो रहे हैं, आप फेल हो रहे हैं, आप सफलता नहीं प्राप्ति कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप में क्षमता नहीं है क्या, है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में और सही तरीके का प्रयास नहीं किए, इसलिए आपने फेल हो चुके हैं। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो नहीं सकता, बी भी नहीं होगा। करा कि बहुत लंबे और बारंबार जो दत्त कार्य दे, कर बहुत कार्य दे, इतना कार्य दे दें कि बच्चा पागल हो जाए, बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर दे, इतना कार्य दे, रात दिन ही उसको कार्य देते रहे, कार्य करता रहे, वर्क करता रहे, और उसका दिमाग फेल हो जाए तो बच्चा पास हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, जब तक आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, सही शिक्षण विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बच्चे को प्रयास करेंगे नहीं कि बच्चे को कुछ सिखाएं, बच्चे को कुछ यूनिक करने की कोशिश करें, बच्चे में कुछ ऐसा डेवलप कर दे जो बच्चा सही तरीके से कार्य
कार्य करे और सही तरीके से कार्य करेगा तो बच्चा सफल होगा, ये निश्चित बात है। इसलिए ना सी होगा, सी भी गलत होगा। जरा सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्राप्त करें और इसीलिए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो आप सूचना, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है वह कई विकल्प में सोचें। क्या एक ही रास्ता है क्या? तो आपको पास होने के लिए कोई एक, आप पास होना चाहते हैं तो क्या एक ही रास्ता है, वह उस रास्ते से आप जा सकते हैं? नहीं, आपके पास कई रास्ते हैं और फिर आपको लक्ष्य आपको दिखना चाहिए। रास्ता आप किसी भी रास्ते से आप जाएं, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए लेकिन रास्ता अलग अलग होगा तो आप जल्दी सफल होंगे और सही तरीके से और जल्दी आप प्राप्त कर लेंगे अपने लक्ष्य को। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, वह डी ऑप्शन 19 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते चले और सीखते चले, एक्सप्लेनेशन ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन रिपीट हो चाहे मत हो, उससे क्या हमसे लेना देना, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए जिस उद्देश्य के साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर के लिए बताएंगे क्या राइट होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का बात कर रहा है, जो प्रतिभाशाली बालक है, इंटेलिजेंट है बच्चा, जो स्टूडेंट है उसकी बात करेगा। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, तो बात तो हम जानते हैं सही तरीके से तो करता है, कर अपने आयु स्तर से नीचे प्रश्नों को हल करने में असमर्थ है। भैया प्रतिभाशाली जो होगा वह उसमें समर्थ होगा ना कि असमर्थ होगा, तो यह क्या होगा, वह समर्थ होता ना कि असमर्थ होता है। इसलिए क्या है, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो नहीं वह क्या करते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे वह जटिल प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सरल उनके लिए आम बात है, वह कर लेंगे, लेकिन उनको क्या चाहिए, कठिन चाहिए और आसान नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनको चुनौतीपूर्ण कार्य चाहिए। क्या चाहिए, उन्हें जटिल और चुनौतीपूर्ण चाहिए। क्या चाहिए, जटिल और क्या चाहिए, चुनौतीपूर्ण चाहिए, ना कि दोस्त बात करें उन्हें सरल और फिर करे और आसान चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसा नहीं रखते। करा डी ऑप्शन करा कि वे मूल बातों को सहज समझ का अभाव है, तो मूल बातों में अभाव नहीं है, उनमें भाव है। वह बहुत अच्छे से जो मूल बात है उसे कह देते हैं, बता देते हैं, व्यक्त कर लेते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जो प्रतिभाशाली है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, वह आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखते चले समझते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए करना चाहिए। करा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्या करा अनदेखा या फिर दंडित या फिर अवरुद्ध। तो आप जानते हैं कि सही अनुमान लगाने के लिए एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए दोस्त, वह करना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। जब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा और उसे हेल्प करा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि अनदेखा करना चाहिए, न दंडित न अवरुद्ध करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। आपका राइट आंसर होगा 21 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते चले, एक्सप्लेनेशन को समझते चले, आंसर देते चले और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हर क्वेश्चन को सीखें। विद्यार्थियों को हाल में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बचने का मतलब है कोई ऐसा कोई सेंटेंस होगा इसी ऑप्शंस में जो निगेटिव होगा। कर विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंधों का क्रियान्वित, तो बात तो सही है। कर संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, तो सही हो। कर अधिग्रहित जानकारी को नई जानकारी पर लागू करना, या प्रकार बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए करना। दोस्त अब समझे करा कि इसमें विद्यार्थियों को हाल में सीखे गए संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट आपने सिखाया है उसके विस्तारण में उसको बढ़ाने के लिए कुछ अलग बढ़ाने के लिए विस्तार करने के लिए मदद करते समय आपको निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऐसा कुछ निगेटिव होगा जब आपने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको फैलाना है और उसमें ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें से निगेटिव बात कर रहा है। फैलाने की बात जब आप देखिए कर बोर्ड पर लिखना, जब आप कोई बोर्ड पर लिखा हुआ चीज बच्चे उससे कह रहे हैं, विद्यार्थियों को कह रहे हैं बिना समझे उसको उतार लें और नकल कर ले
तो क्या हुआ, विस्तारण कर रहा है क्या, क्या वह विस्तारित करेगा, उसके कॉन्सेप्ट में विस्तारण होगा। जैसे हम जो कुछ हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, अगर हम कहें बेटा देखो एक काम करो तुम सारी की सारी चीजें लिख लो, लेकिन क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया हूं वह बिना समझाए आपको बोल दूं कि लिख लेना है इसे कॉन्सेप्ट को, जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा, क्या आपका कॉन्सेप्ट का विस्तार होगा, क्या उसका फैलाव होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप उसी में लिखते ही वक्त क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। जब आपको अधिक से अधिक क्या है, हमें समझाना है, लिखाना नहीं है। लिखने वाली चीजें तो सब किताब में पढ़ी हैं। तो आपका क्या होगा, सीखी गई संप्रत्यय कोई कॉन्सेप्ट को का विस्तार करने में वह कौन सी चीजें मदद नहीं करेगी, वह डी ऑप्शन मदद नहीं करेगी, या तो ए ऑप्शन करेगी, करा कि क्रियान्वित करें, उसके मध्य जो क्या करें, लागू करें। करा कि जो संप्रत्यय है उसका उदाहरण एग्जाम्पल, और जो गैर उदाहरण है उसके उदाहरण भी बनना चाहिए, इससे भी विस्तार होगा। करा कि क्या नई जानकारी पुरानी जानकारी से जोड़ना भी है। तो आपका ए सही है और बी सही है, सी भी सही, लेकिन डी गलत था, वही इसीलिए राइट हो गया। 22 का दोस्त क्या होगा, वह 22 का आपका क्या राइट हो जाएगा, वह 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ तो आप गए हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, करा कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके, किस तरह के सिलेबस को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है, मतलब बच्चे को सफल बनाया जा सकता है, विफल को कम किया जा सकता है, इसका मतलब सफल बनाया जा सकता है। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, करा कि जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, करा जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, करा जो अमूर्त से सरल की ओर। ध्यान दें क्वेश्चंस क्या करा दोस्त, करा कि अगर हमको बच्चे को सफल बनाना है, बच्चे को कुछ अच्छा करने की कोशिश करवाना है, बच्चे को आगे रास्ते पर ले जाना है, प्रगति के रास्ते पर बढ़ाना है, तो शिक्षक को क्या कार्य करना चाहिए, ऐसा करा है। तो करा जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो उनके कल्चर से जुड़ा हो, जो उनके समाज से जुड़ा हो, जो उनके एरिया से जुड़ा हो, जो उनके क्षेत्र से जुड़ा हो, ऐसा चीजें आप संदर्भित करके अगर जब पढ़ाएंगे तो बच्चा भूलेगा नहीं, बच्चा पास हो जाएगा। और इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन। अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल, जब अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा और जटिल रहेगा तो वैसे ही बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, खत्म। और जब इंटरेस्ट खत्म होगा तो बच्चा ऑटोमेटिक फेल होने वाला है। इसका मतलब है आप उसको जबरदस्ती सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपको ऐसा करना नहीं है। चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा लचीलापन, बच्चे के सरल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। जो एक एवरेज में रखेंगे तो बच्चा सीखेगा, जटिल भी ना हो, बहुत नॉर्मल भी ना हो, मतलब उनको सरल से जटिल की तरफ ले जाएं। करा कि जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक है, क्या करा कि प्रासंगिक होता तो बात बन जाती, क्या हो जाती, प्रासंगिक होता तो बात बनती, लेकिन अप्रासंगिक की बात कर रहा है। करा जो उनसे उनके समाज से कोई लेना देना नहीं है, इससे जोड़ेंगे तो बच्चा वैसे फेल होगा। तो मुझे पास कराने की बात करा, कम हो पढ़ के, करा कि विद्यार्थियों की विफलता कम हो पाए, ऐसा मुझे ऑप्शन ढूंढना है। करा कि अमूर्त से सरल की ओर, भैया सरल से अमूर्त की तरफ ले जाना है, ना कि आपसे अमूर्त से सरल की ओर ले जाना है। तो सरल से क्या करेंगे, अमूर्त की तरफ ले जाएंगे तो सात बातें बन जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन सीख लें, कैसे ऑप्शंस को हटाना है, कैसे हमें सही करना है, इसको हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए 24 नंबर के लिए, करा सार्थक सीखने के लिए, करा सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। करा कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, करा बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना, या फिर करा जानकारी को पृथक खंडों में प्रयुक्त प्रस्तुत करना, कर ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित ना हो। कर सार्थक सिखाने के लिए, कोई मीनिंगफुल लर्निंग कराने के लिए आपको कौन से ज्यादा महत्व को, किस शब्द को आप ज्यादा महत्व देंगे, ऐसा कुछ पूछ रहा है। क्लास में प्रतिस्पर्धा, भाई जैसा प्रतिस्पर्धा आया इसका मतलब कंपटीशन करा है, कंपटीशन करता हुआ ऑप्शन गलत होगा। कर बच्चों के विचारों अनुभव को जगह दें, एकदम बात बन गई हमारी। विचारों को, बच्चे के विचार, जो बच्चा चाहता है, जो कोशिश करता है, जो चाह रहा है कि हमें ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसे सीखना चाहिए, बच्चे की रुचि को समझे, बच्चे के विचारों को समझे, बच्चे के अनुभव को समझे, और ऐसा अगर करेंगे तो सार्थक अधिगम होगा, सार्थक लर्निंग हो पाएगी। तो राइट आंसर क्या
होगा वह बी ऑप्शन। करा कि जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करें, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं करा। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ में संबंधित नहीं। भैया संबंधित हो कर नहीं है तो इसलिए ही गलत है, अगर संबंधित होगा तो बात हमारी बन जाती। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आंसर देते चले, एक्सप्लेनेशन को सीखते चले और पढ़ते चले। आप जब क्लास इन होगी तो आप अपने राय जरूर देंगे क्लास के बारे में। चलिए 25 नंबर के लिए करा कि विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। भाई ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा है टीचर, कोई नया कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है टीचर सिखा रहा है, पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। कोई विद्यार्थी है जो क्लास के रूप के विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, कोई नए संप्रत्यय सिखा रहा है टीचर, तो कौन से इसमें से बचना चाहिए। करा उन्हें दिए गए उदाहरणों में से समान गुण खोजने के लिए कहें। करा उन संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। करा कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें। फिर करा कई नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। करा किससे हमें बचना चाहिए भैया, किससे हमें बचना चाहिए बता दें आप, किससे हमें बचना चाहिए आप तो बता सकते हैं। किससे मुझे बचना चाहिए, किससे मुझे बचना चाहिए आप जानते हैं किससे बचना चाहिए। करा उन्हें दिए गए उदाहरणों में से समान गुण खोजने के लिए कहें। जो सामान्य गुण है, जो जैसा आपने एग्जाम्पल दिया है उसमें कोई सामान्य गुण है खोजने के लिए कहेंगे तो बच्चा सही तरीके से कर पाएगा। तो इससे बचना नहीं है, इससे आपको दिक्कत नहीं है। बच्चा अच्छा सीखेगा, बच्चा खोद कर सीखेगा, बच्चा करके सीख रहा है, बच्चा प्रगतिशील क्लासरूम से सीख रहा है, बच्चा कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहा है तो बात तो हमारी सही होगी। या अगर सामान्य गुण, इससे कोई डिस्टर्ब होने वाला बच्चा नहीं है। अगर उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए गैर उदाहरण भी उससे बच्चे के कॉन्सेप्ट में समझने के लिए हेल्पफुल होता है और यह भी बात सही है। करा कि पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर जाए। भैया सरल से पहले जटिल से नहीं पर सरल से जटिल की ओर जाई जाती है। क्या आप बच्चे को सिखाएं तो सरल से जटिल की तरफ चलें, सरल से जटिल की ओर चलें, जटिल की ओर चलें, सरल से जटिल की ओर चले, ना कि जटिल से सरल की ओर। जब आप शिक्षण विधि ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले आप कोई चीज सिखा रहे हैं, कोई चीज पढ़ा रहे हैं, पहले आप जटिल चीजें सिखाएंगे, बाद में बताएंगे 1 और 1 2 होता है। जब आप पूरा सूत्र से सहित चीजें बता दिए, आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, पूरा समझा दिया, फिर बाद में कह रहे हैं कि आप कोई सूत्र लगाकर चीजें एक्सप्लेन कर दिए, फिर कहा 1 + 1 = 2 होता है, तो बच्चा कहेगा इसमें क्या आपने कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपको सरल से जटिल की तरफ चलना है, ना कि आपको जटिल से सरल की तरफ चलना है। इसलिए यही आपका शिक्षण विधि क्या होगा दोस्त, गलत होगा। और गलत ही आपसे पूछ रहा, राइट आंसर क्या होगा सी। और कारण नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ देना है। और आप जानते हैं जो बच्चे को नई कोई जानकारी दे पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाएं, और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कर रहे हैं आप, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। चलिए 26 नंबर के लिए विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है किसका, करा विलंबित नकल का, आत्म केंद्रितता का, या करा अधिसंज्ञान का, या फिर करा अति औचित्य का। अब बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्या राइट। करा कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर, कोई विशिष्ट जानकारी है उसकी स्मरण पर, उसे याद करने पर अधिक प्रश्न आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात का विचार कर रहा है। देखिए वह बच्चा क्या कर रहा है, पहले उत्तर तो दे दिया, फिर इस बात का विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों से उनकी मदद की, क्या संकेत उसकी मदद की, और इसके करने के लिए, ऐसा करने के लिए विद्यार्थी का किस का विकास कर रहा, उसका विकास कर रहा अधिसंज्ञान का, क्या कर रहा उसका विकास हो रहा बच्चे का अधिसंज्ञान का। और राइट आंसर क्या होगा वह सी ऑप्शन। विलंबित नकल कुछ नहीं कर रहा है, आत्म केंद्रितता के कोई इसमें मतलब नहीं है, अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है, कलन विधि कहा जाता है, या स्वतः शोध प्रणाली बोली जाती है, साधन लक्ष्य विश्लेषण बोला जाता है, स्मृति सहायक विधि बोली जाती है। कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप चरण दर चरण, जैसे कोई चरण है स्टेज टू स्टेज, मतलब जैसे बात करें कोई लक्ष्य आपको प्राप्ति करना है, कोई आपका एम है,
कोई बात आप लक्ष्य प्राप्ति करना, आप सीटेट पास करना चाहते हैं, कोई चरण दर चरण जो उसके निर्देश हैं तो उसको आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप कलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? कलन विधि का। जब आप क्रमबद्धता से चलती है, एक क्रम स्टेज टू स्टेज, एक क्रम से जब चलेंगे तो आप कलन विधि का इस्तेमाल करेंगे और राइट आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जब चरण दर चरण आप चलते हैं तो इसका मतलब कलन विधि का इस्तेमाल करें। कारण विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। चलिए, विद्यार्थियों की जो भ्रांतियां हैं, उनके बीच जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में आप क्या क्या बतलाती हैं। करा अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रियाएं हैं। करा उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं हैं। करा अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ है। करा गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार है। क्या हो सकता है बताइए, आप बताइए, क्वेश्चंस पढ़ लें और फिर बताएं क्या इसमें से राइट हो सकता है। 28 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है दोस्त। तो आप बताइए, कर विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। कर अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रियाएं हैं। करा कि ये देखिए, जब बच्चों के बीच भ्रांतियां कोई उत्पन्न हो जाए तो करा अत्यंत गलत है। भैया जब भ्रांतियां गलत, बच्चों के बीच कोई जानकारी आ रही है, कोई भ्रांति पैदा हो गई, कभी देखते हैं जब आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है तो ऑटोमेटिक कोई आप भ्रांति आपके भीतर उत्पन्न हो रही होगी, कुछ नया आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या वह अत्यंत गलत है? क्या उससे आप सीखते हैं, उससे आप नया जिज्ञासा उत्पन्न होती है और आप कुछ नया करने की चेष्टा उत्पन्न होती है। एकदम गलत नहीं है, कर अत्यंत गलत है। जब आप में भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है इसका मतलब आप सीख रहे हैं, कर अत्यंत गलत है। और तर्कहीन है, एकदम गलत भाई, बात तो गलत हो गई। करा उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता है। इसका मतलब है कि अगर आपके बीच भ्रांतियां उत्पन्न हो गई, करा उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता आप में हो गई। ऐसा कुछ क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। करा अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ हो जाता है और यही राइट होगा। जो आपका अवधारणा है उसके बारे में क्या होगा, मूल और सहज क्या हो जाएगी, समझ। और इसके लिए आपका राइट आंसर होगा सी। तरह गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। क्या आपके भीतर जब आप भ्रांति आपके भीतर उत्पन्न हो गई, क्या आप में कोई विकार उत्पन्न हो गया? क्या नहीं, विकार नहीं हुआ। हम कुछ अब सीख रहे हैं, कुछ हम नया कर रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी है हमारे अंदर। तो इसलिए सी भैया आपका राइट होगा, डी आपका गलत हो जाएगा। डी क्या होगा, मतलब विकार है। ये तंत्रिका में आपका, आप जाइए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। क्या आप जाएंगे, आपके भीतर भ्रांति उत्पन्न हो गई तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। चलिए आप मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं, कुछ दिक्कत हो गई मेरे दिमाग में, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 29 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बनता है? कौन सा ऐसा है जो आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं? कौन सा ऐसा होगा सेंटेंस जो अपने आप को प्राउड फील करेंगे? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। भैया जब आप असफल हो जाएंगे तो कहेंगे हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और स्वयं को कहें कि हम देखिए हमारी वजह से हम फेल हो गए और मुझे बहुत प्राउड है, ऐसा आप कहेंगे तो जो सुनेगा 2 थप्पड़ जड़ देगा। क्यों कहेगा कि आप असफल भी हो और कह रहे हो कि मान लिए ठीक है हम असफल हो गए, तो स्वयं को मान लिए तो ठीक है, लेकिन गर्व किस बात का करेंगे? आप भाई पास होते तो गर्व करते, आप प्राउड करते, लेकिन आप जब असफल हो गए तो फिर तब भी प्राउड करेंगे नहीं, तो फिर दिक्कत है। देखिए स्वयं को आप जिम्मेदारी तो मान सकते हैं, जिम्मेदारी आपको स्वयं मानना भी चाहिए, लेकिन असफल है तो स्वयं को अपना माने कि हमने खुद की वजह से मैंने असफल हो गया, वो तो सही बात है, लेकिन कह रहा कि आप गर्व महसूस करेंगे, एकदम नहीं करेंगे ऐसा। जब असफलता का कारण दूसरों को माने, भैया जब दूसरों को मान रहे हैं इसका मतलब है कि आप सही इंसान नहीं हैं। आप अपनी गलतियों को ना मानकर दूसरी की गलती का बात रहे हैं, दूसरों की गलती का आरोपण दे रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जो भी गलतियां करते हैं स्वयं से गलती करते हैं, इसलिए आपका यह है बी ऑप्शन नहीं होगा ना ए ऑप्शन होगा। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, वेरी गुड। करा कि जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाएगा तो उतना प्राउड आप नहीं फील करेंगे। जब आप अपने सफलता कारण खुद को मानेंगे कि मैंने खुद इतना मेहनत किया, खुद मैंने ऐसा कार्य किया, आज जाकर मैं सफल हूं और खुद की वजह से सफल हूं, तो अपने आप से मुझे अपने भीतर प्राउड ज्यादा फील होगा। इसे राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन। मैंने कई परिस्थितियों को झेलते हुए, कई हमारे सामने परिस्थिति आई, जैसे आर्थिक रूप से आई, सामाजिक रूप से परिस्थिति आई, बहुत से लोग मुझे
ताने बाने सुनाए, और मैंने तब भी अपने आप को कंट्रोल में रखा और स्वयं को अपने आप को स्वयं को संतुलित करते हुए मैंने लक्ष्य को प्राप्ति की है। इसलिए हम क्या होंगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को प्राउड फील करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, वह सी ऑप्शन होगा। 29 का दोस्त क्या हो जाएगा, 29 का क्या होगा, वह आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के लिए बताएं क्या राइट होगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा, कह रहा इंटरनल मोटिवेट का उदाहरण है। कह रहा इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। कह रहा मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। कह रहा मुझे शिक्षक द्वारा खंड दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। कह रहा मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। कह रहा मुझे अपने साथियों से प्रशंसा पाने के लिए प्रभुत्व और अध्ययन करना चाहिए। ध्यान दें दोस्त, जब इंटरनल मोटिवेट होंगे इसका मतलब है शिक्षक द्वारा दंड से बचने, अगर शिक्षक से दंड से बचने के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं इसका मतलब है आप एक्सटर्नल मोटिवेट हैं। आप सिर्फ दंड आपको ना मिले, आप सोच रहे हैं दंड ना मिले उससे हम बच जाएं, तो इसका मतलब आप कार्य कर रहे हैं तो आप किसी जबरदस्ती कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल है ना इंटरनल है, आप सिर्फ दंड से बचने का उपाय सोच रहे हैं कि मैं दंडित ना हूं इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं, ना इंटरनल है ना एक्सटर्नल है। इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं, आप सिर्फ दंड से बचाव कर रहे हैं। कह कि मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मुझे दिखाना है, मैं प्रतियोगिता में जो कंपटीशन हुआ है उसमें मैंने प्रथम स्थान लाया है। अगर आप दिखाने के लिए कार्य करें तो ज्यादा टाइम तक आप दिखा नहीं पाएंगे। आज आपने प्रथम स्थान लाया, कल दूसरा बच्चा लाएगा। जब इंटरनल मोटिवेट रहेंगे तो आप लगातार प्रथम स्थान लाएंगे और किसी को दिखाना नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं एक्सटर्नल के लिए नहीं। कर मुझे अपने साथियों में प्रशंसा, भाई हमारे साथी कहें बेटा भाई तुमने तो, अगर मेरे साथी कह रहे हैं देखो भाई आपने तो बहुत अच्छा किया, आपको प्रशंसा आपकी कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए कह कि प्रभुत्व करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ऐसा कुछ। तो आप क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेट हो रहे हैं। और ए ऑप्शन में क्या होंगे, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि मुझे संप्रत्यय समझ बनाने के लिए जरूरी है। जो मैं संप्रत्यय जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको क्या करना है, उसको समझ बनानी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, मुझे पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाए, मैं सीख जाऊं, कुछ कर जाऊं, कुछ नया यूनिक करूं, कुछ अलग करने की कोशिश लगातार रहे, तो आप क्या होंगे, आप इंटरनल मोटिवेट रहेंगे। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, वह 30 का ए ऑप्शन राइट होगा दोस्त। तो आप सभी के सामने या प्रैक्टिस सेशन था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सीखते हुए चले, समझते हुए चले, इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में दिखने वाले हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक बार क्लास एंड होने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता दोस्त। तो आप लोग सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें, अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल के रास्ते पर लेते जाएं और अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।